मैंने अभी तक राहुल गांधी को अमेठी में, ये रायबरेली में आकर के चुनाव प्रचार करते नहीं देखा। सोनिया प्रियंका गांधी ने ही कमान संभाल रखी है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं गांव की गलियों में गांव के मतदाताओं का आशीर्वाद मांगते घूम रहा हूं और राहुल गांधी इस अहंकार में है कि रायबरेली की जनता 100 बेरे गर्ज हुई तो हमका वोट दे, ये लेके हम बड़े आदमी हैं। कुछ भी रायबरेली में ना हो और फिर भी आपको गढ़ है तो आपत्ति तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ नहीं मान सकता। रायबरेली मोदी का गढ़ है, मोदी जी की सेवाएं हैं। रायबरेली की जनता मोदी जी की सेवाओं से प्रसन्न है। कल प्रियंका गांधी कह रही थी कि उनकी तबीयत 2012 के बाद से ज़्यादा खराब हो गई, वो आ नहीं पा रही हैं, ज़्यादा बोल नहीं पा रही हैं, तो हम अपने भाई को भेज रहे हैं। आप कहते हो सोनिया गांधी की ज्यादा तबीयत खराब है? क्या आपने पटना हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, सब पर आपने सभाएं करते नहीं देखा? क्या आपने 3 तारीख को अपने बेटे के नामांकन में 1.5 घंटा दीवानी रायबरेली की कचहरी में घाम में खड़े हुए नहीं देखा आपने? तो अपने बेटे के लिए तो स्वस्थ होती हैं और रायबरेली की सेवा के लिए अस्वस्थ होती हैं। देश की 543 लोकसभा सीटों में से एक सीट रायबरेली इस वक्त की सबसे हॉट सीट, और उसकी वजह सिर्फ एक कि यहाँ पे राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। रायबरेली को जब आप राष्ट्रीय मीडिया में और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खोजेंगे, तलाशेंगे, तो ये पाएंगे कि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं और जो योगी सरकार में मंत्री हैं, दिनेश प्रताप सिंह, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्यों इत्तेफाक नहीं रखते हैं? चलिए जरा उनसे ही जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है। सर, नेशनल मीडिया देखें, इंटरनेशनल मीडिया देखें, कहा जाता है कि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है, और है भी। लेकिन मैं आपको कल राही में सुन रहा था, आप कह रहे हैं नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर एक राजनीतिक व्यक्ति से सवाल पूछोगे कि आपका जिला कांग्रेस का गढ़ है, तो फिर वो राजनीतिक व्यक्ति आपसे सवाल पूछेगा कि कितने विधायक हैं, कितने ब्लॉक प्रमुख हैं, कितने जिला पंचायत सदस्य हैं, कितने एमएलसी हैं, कितने प्रधान हैं। अगर ये सब उस दल के पास है तो आप मान सकते हो उसका गढ़ है। अगर कांग्रेस का एक प्रधान, एक ब्लॉक प्रमुख, एक जिला पंचायत, कुछ भी रायबरेली में ना हो और फिर भी आपको गढ़ है तो आपत्ति तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ नहीं मान सकता। रायबरेली मोदी का गढ़ है, मोदी जी की सेवाएं हैं। 4 घंटे के बजाय 24 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है। बड़े बड़े विकास के कार्य रायबरेली में हो रहे हैं। रायबरेली की जनता मोदी जी की सेवाओं से प्रसन्न है और कमल खिलाने जा रही है। चूंकि रायबरेली को जब हम देखते हैं, जो राजधानी से सटा हुआ जिला है, और यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम गिनाए हैं। रायबरेली तो एक हब के रूप में डेवलप हो सकता था, युवाओं के रोजगार के रूप में डेवलप हो सकता था। आईटीआई की फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, एम्स है, यहाँ पे तमाम विकास के ऐसे काम हैं जहाँ से रोजगार का एक नया सृजन हो सकता था। कमी कहाँ रह गई? ये तो विकास करने वाले से पूछो, जिनको आप कहते हो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, उनसे सवाल पूछो। इस देश में कुल 780 जनपद हैं, 250 जनपद सबसे पिछड़े हैं, और उन 250 जनपदों में सबसे पिछड़ा जिला रायबरेली भी है। रायबरेली का आशीर्वाद पर प्राप्त करके गांधी देश के सबसे बड़े परिवार के रूप में स्थापित हो गए और रायबरेली को 530वें स्थान पर रख दिया। देश में 530 जनपद जहां कहीं गांधी परिवार ने कभी जन्म नहीं लिया, वो भी रायबरेली से विकास के मानक पे आगे हैं। तो मैं नहीं समझ सकता कि ये रायबरेली का गढ़ है, यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया। गरीब और गरीबी दोनों बनाए रखने की साजिश कांग्रेस के लोगों के द्वारा की गई थी। मोदी जी के आने के बाद यहाँ जो बीआरजीएफ रूपी ऑक्सीजन था उसको बंद करके डायरेक्ट फीडिंग शुरू कर दी गई है। बड़ी तेजी से रायबरेली का विकास हो रहा है। पहले बीआरजीएफ के रूप में रायबरेली को ऑक्सीजन कांग्रेस देती थी। बीआरजीएफ मतलब बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड रायबरेली को मिलता था। देश में जो सबसे 250 जनपद पिछड़े जनपद हुआ करते थे, उनमें बीआरजीएफ की योजना संचालित की जाती थी, जिससे कि लोग जीते रहें, ना मरे ना मोटाएं, लेकिन जीते रहें। इसके लिए
बीआरजीएफ योजना संचालित थी। मोदी जी आए, चारों तरफ विकास शुरू हुआ। योगी जी आए, उद्योगों की भरमार शुरू हुई और रायबरेली बीआरजीएफ योजना से बाहर होकर के आज मुख्य मार्ग पर बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, रायबरेली का जो पिछड़ापन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके लिए तो जिम्मेदार आप भी थोड़े बहुत तो हैं ही। हो ही नहीं 2010 में आप एमएलसी बनते हैं कांग्रेस के ही, हो ही 2016 नहीं में कांग्रेस सकता। बनते हैं एमएलसी कांग्रेस आप के ही। मेरे कामों को देखें, जो एक एमएलसी कर सकता है उतने मैंने कितने रायबरेली में काम किए हैं। अभी मैं मंत्री के रूप में हूं। रायबरेली के दूरस्थ ऊंचाहार तहसील का, ऊंचाहार विधानसभा का एक गांव है कोटरा बहादुरगंज, जो कुंडा की सीमा पर लगा हुआ है। वहां का किसान अगर एमएसपी पे अपना अनाज बेचना चाहता है तो उसको 70 किलोमीटर लालगंज लाना पड़ता था। दिनेश सिंह इस लायक हुए तो मैंने ऊंचाहार में मंडी बना करके किसानों की एमएसपी का पर अनाज वहीं बेच सकता है, मैंने व्यवस्था कर दी। मैंने सत्ताओं में एक मंडी की व्यवस्था कर दी। रायबरेली जनपद के किसानों के बीच में 18 मंडियां मैंने दी। रायबरेली जनपद के हर क्षेत्र में एक एक हाईटेक नर्सरी जो लाखों लाख पौध उत्पादन करके और किसानों को दे रही है, जो अच्छी उपज उगाने में कामयाब हो रहे हैं किसान। ऐसे बहुत सारे काम मैंने किए जो एक एमएलसी को करना चाहिए। मैं कर रहा हूं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं। लेकिन सांसद के अपने दायित्वों का निर्वहन क्या किया? सांसद को क्या विकास की चिंता है? मुझे आप यही बता दो। 10 सालों से सोनिया गांधी विपक्ष की कुर्सी पर बैठ करके संसद में दिखती हैं, एक भी बार सांसद के रूप में खड़ी होकर के चेयर से, अध्यक्ष लोकसभा से कभी ये नहीं बोल पाई कि रायबरेली में हमको विकास की जरूरत है। तो क्या ये दायित्व सोनिया गांधी का नहीं बनता, जिनको 5 बार बनाया गया, कि हाउस में खड़े होकर कुछ बोल सकें? और झूठ बोलती हैं। कल प्रियंका गांधी कह रही थी कि उनकी तबीयत 2012 के बाद से ज्यादा खराब हो गई, वो आ नहीं पा रही हैं, ज्यादा बोल नहीं पा रही हैं, तो हम अपने भाई को भेज रहे हैं। आप कहते हो सोनिया गांधी की ज्यादा तबीयत खराब है? क्या आपने कर्नाटक की गलियों में सोनिया गांधी को पदयात्रा करते नहीं देखा? क्या आपने पटना हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, सब पर आपने सभाएं करते नहीं देखा? क्या आपने 3 तारीख को अपने बेटे के नामांकन में 1.5 घंटा दीवानी रायबरेली की कचहरी में घाम में खड़े हुए नहीं देखा आपने? तो अपने बेटे के लिए तो स्वस्थ होती हैं और रायबरेली की सेवा के लिए अस्वस्थ होती हैं। और सोनिया गांधी ने अगर ये कह दिया कि मैं अस्वस्थ हूं, तो ये दोस्त के साथ कितना बड़ा धोखा है। एक रायबरेली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सेवा के लिए वो अस्वस्थ है और पूरे राजस्थान की सेवा करने का ठेका ले लिया। इस समय कितने क्षेत्र की सांसद है आपको पता है? पूरे राजस्थान राज्य की सेवा का भार बीमार सोनिया गांधी के कंधों पर है। तो क्यों ले लिया? वहां के लिए ठीक हो जाती है, राजस्थान के लिए, और रायबरेली के लिए बीमार हो जाती है। क्या बात करती है प्रियंका गांधी? कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है कि रायबरेली में इतना कॉन्फिडेंस है कि चलो ये तो जनता दे ही देगी, और अभी तक देती है। 1999 से 2019 तक लगातार देती आई है। वो तो 4 दिन को परिणाम बताएगा कि कितना कॉन्फिडेंस है। क्या फर्क आप दिखते हैं दिनेश प्रताप सिंह 2019 के प्रत्याशी और 2024 के प्रत्याशी? 2019 में सोनिया गांधी, 2024 में राहुल गांधी। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि राहुल गांधी की बात को तो देशवासी और रायबरेली वासी बात तो ही नहीं देते, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा ही है। ऐसे बोलते हैं जिसको प्रियंका गांधी बड़ा बोल बोल के प्रचार कर रही है रायबरेली में। आप हमको बताओ, कोई खूब ठंडी में, खूब जाड़े में टी शर्ट पहन के घूमे, इसे आप योग्यता कहोगे या अयोग्यता कहोगे? या क्या कहूँ, टीवी पर बोल जाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा। हम तो उसको, हमारे गांव का कोई आदमी होता तो यही कहता है तो मूर्खता है। इससे ज्यादा क्या हो सकती है, आप हमको बताइए। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं, अभाव में है, तब तो मुझे लगता है आप जाड़े में जवान दिखना चाहते हो। क्या देशवासी कोई नहीं जानते कि 53 साल की आयु में कोई जवान होता है या बुढ़ापे की ओर बढ़ता दिखाई देता है? हमें इतराज नहीं, ईश्वर करे और लंबे अरसे तक वो जवान रहे, जवान दिखे। लेकिन जवान दिखने से वोट नहीं मिलता, वोट देशवासियों की सेवा से मिलता है। मोदी जी देशवासियों की सेवा कर रहे हैं और मोदी जी के साथ जनता है। आप चूंकि लगातार क्षेत्र में
चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैंने अभी तक राहुल गांधी को अमेठी में, ये रायबरेली में आकर के चुनाव प्रचार करते नहीं देखा। प्रियंका गांधी ने ही कमान संभाल रखी है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये आपके लिए आसान है, आपके लिए मुश्किल काम होता जा रहा है? मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। जनता पूरी तरह से देख रही है। 3 जून को दिनेश सिंह ने नामांकन किया और 3 जून को राहुल गांधी ने भी नामांकन किया। राहुल गांधी जी नामांकन करके अपना जहाज उठाए और दिल्ली चले गए। दिनेश सिंह अपना गाड़ी उठाए, गांव की गलियों में, चाचा आशीर्वाद चाहिए, चाचा वोट दियो, चाचा कमल खिलाओ, चाचा मोदी जी का ध्यान करो। मैं गांव की गलियों में गांव के मतदाताओं का आशीर्वाद मांगते घूम रहा हूं और राहुल गांधी इस अहंकार में है कि रायबरेली की जनता 100 बेरे गर्ज हुई तो हमका वोट दे, ये लेके हम बड़े आदमी हैं। बड़ा आदमी रायबरेली ने जान लिया बड़ा किसे कहते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गया तो दूर। राहुल गांधी से रायबरेली वासियों को ना तो छाया की उम्मीद है और ना फल की। बड़प्पन में अब रायबरेली वासी वोट देने वाले नहीं है। जो 24 घंटे रायबरेली वासियों की आंख के सामने रहता है, हर सुख दुख में, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक, दरोगा से लेकर कप्तान तक रायबरेली वासियों की सेवा करता है। बिटिया का बिया हुए चाहे बुजुर्ग बाप की अर्थी देना हो, दिनेश सिंह हर मौके पर रायबरेली में खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूं रायबरेली के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को चुनेंगे, खजूर के पेड़ को नहीं। एक आखिरी सवाल, चूंकि दिनेश प्रताप सिंह के बारे में जब मीडिया में एनालिसिस किया जाता है कि आखिर दिनेश प्रताप सिंह ही रायबरेली से क्यों, तो एक वजह तो ये समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी अब तक चुनाव लड़े हैं रायबरेली से, उनमें दिनेश प्रताप सिंह इकलौते हैं जिन्हें करीब करीब 39% का वोट मिला है। क्या सिर्फ यही वजह है दिनेश प्रताप सिंह के उम्मीदवार बनने की? बिल्कुल नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कई मानक हैं और उनकी तमाम कसौटियां होंगी। उन्होंने उन कसौटियों पर दिनेश सिंह को खरा पाया होगा तो उन्होंने वोट दिया होगा और उन्होंने टिकट दिया होगा। मैं नहीं मानता कि मैं वो जानता भी हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व किस कसौटी पर मुझे खरा उतर करके उन्होंने मुझे टिकट दिया। मैं सौभाग्यशाली हूं, भारत के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा। मेरे अंदर जो योग्यता होंगी वो जाने। मैं तो संघर्ष, मेहनत, परिश्रम और संघर्ष भी विनम्रता के साथ रायबरेली वासियों के बीच में कर रहा हूं। यही मेरी पूंजी है और यही रायबरेली में कमल खिलाएगी। एक चीज और है, बस आपके यहाँ विरोध की बात हो रही है बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रायबरेली यूनिट है उसमें एकता नहीं है जी। और एक दूसरा सवाल ये है कि जो मैं कुछ गांवों में घूमा तो ये कहा जाता है कि ये ठाकुर बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है और पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में जो बयान दिया है उसका खामियाजा दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली में उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ठाकुर नाराज है। ये मीडिया का विषय तो हो सकता है। रायबरेली का ठाकुर मोदी जी को देख रहा है, योगी जी को देख रहा है और जो पार्टी किसी व्यक्तिगत समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए काम करती है। आप हमसे ठाकुर का सवाल भले पूछ लो, लेकिन मोदी जी का एक ही कथन है, सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी के साथ ठाकुर भी है, पंडित भी है, यादव भी है, कुर्मी भी है, पासी भी है, जाटो भी है। सब समाज के लोग मोदी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। यहाँ कोई किसी वर्ग, जाति विशेष की नाराजगी का कोई विषय नहीं। रायबरेली यूनिट में एकता नहीं है। जो मनोज पांडे की बात की जा रही है, अदिति सिंह की बात की जा इतना रही है। बड़ी भाजपा, इतनी बड़ी कांग्रेस, इतनी बड़ी कांग्रेस के पूर्व विधायक लोग जिनके पास पूर्व विधायक ही हैं और कुछ नहीं है, वो पूर्व विधायक भी राहुल गांधी के नामांकन में खड़े नहीं होते। ये टूटन आपको नहीं दिखाई पड़ती। कांग्रेस पार्टी के जिला के महासचिव, प्रदेश के पदाधिकारी छोड़ छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये टूटन आपको नहीं दिखती और भारतीय जनता पार्टी की टूटन दिखती है। भगवान आपको और शक्ति दे जिससे आप देख सको कि रायबरेली में भाजपा में टूटन है या कांग्रेस में। कांग्रेस तो बिखरी पड़ी है, टुकड़े टुकड़े में। कांग्रेस के लोग सुबह शाम आते हैं, भैया गृह मंत्री जी आ रहे हैं, कहाँ हम का मिला दे तो हम हो ज्वाइन कर लेते। कांग्रेस भागने के लिए खड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जितनी जरूरत होगी
जो भी नीतियों में विश्वास करेगा उसको लेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह, जिनके खिलाफ फिलवक्त कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं, लेकिन 4 जून की दोपहर होते होते ये तय हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।